देखो बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, 8-10 टॉपिक हैं बस इस चैप्टर में। और स्कोरिंग चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट होने वाला चैप्टर है। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। जैसे इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बच्चों, इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये शो कर रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी और करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक वर्ड मतलब मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म। और इंडक्शन वर्ड मीन्स टू क्रिएट और प्रोड्यूस, इसको हम इंडक्शन कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, जनरेट वर्ड बोलना गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और आप बच्चे जानते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन फिर भी हम क्रिएट वर्ड नहीं यूज करते, हम इंडक्शन यूज करते हैं। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं हम मैग्नेटिज्म की हेल्प से एनर्जी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के मेथड्स को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इन शॉर्ट मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सीखेंगे। देखिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फाउंडेशन है वो रखा मिकेल फेराडेज ने। और उन्होंने यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फेराडेज लॉज बनाए, जिन्हें बोलते हैं फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये दो लॉज हैं, और ये दो लॉज एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट मिकेल फेराडे को मिला, उनके बेसिस पर उन्होंने हमें दिए। तो बुक में वैसे पहले एक्सपेरिमेंट्स को समझाया हुआ है, फिर लॉज बताए हुए हैं। हम पहले एक बार लॉज को पढ़ लेते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंट्स को समझना इजी हो जाएगा और हमें याद भी रहेंगे। देखिए, इन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म और पढ़नी है, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका सिंबल है फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप सब बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए बच्चे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस passing through unit area held normally in the path of field. So it is the number of magnetic field lines which are passing through a unit area, and area is held normally in the path. जैसे देखिए, ये एक सरफेस है ये। अब इस सरफेस से सपोज ये सरफेस 1 यूनिट एरिया का है, और इस 1 यूनिट एरिया से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं। ये देखिए, ये ग्रीन कलर से हम लाइंस को शो कर रहे हैं, और ये ग्रीन कलर्स इज यूज्ड टू शो द मैग्नेटिक लाइंस। और आप बच्चे देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक लाइंस यहाँ इस सरफेसेस पॉज नॉर्मली परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। यहाँ ये जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस सरफेस से नॉर्मली पास होंगी, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, और उसका सिंबल होता है फाई बी। इसी तरह से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी सेम डेफिनेशन थी, सिर्फ वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस की बात होती थी। चलिए अब हम समझ लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला।
सो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ऐसा ही फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए समझा था, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होगा बी ए कॉस थीटा के, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और थीटा हेयर इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो हमने चैप्टर नंबर 1 में वो भी समझा है। सो एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, तो ये हमने ड्रॉ करा एरिया ए बी सी डी। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है उस एरिया, उस सरफेस पर आपको एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी होती है, आउटवर्ड नॉर्मल। इसको हम एरिया वेक्टर कहते थे, चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसका सिंबल एन कैप हुआ करता था, एन कैप। सो ये एरिया वेक्टर के लिए सिंबल था, और थीटा एंगल होता है बी वेक्टर में और ए वेक्टर के बीच में। सो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था। देखिए अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने फॉर्मूला दिया है बी ए कॉस थीटा, सो सबसे पहली बात, इस फ्लक्स को मेजर करने की यूनिट है वेबर, वेबर WEBER। और ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है इसको मेजर करने की यूनिट है टेस्ला। सो यानी 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जब 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो और 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो। सो ये 1 वेबर, वेबर की यूनिट में मेजर किया जाता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको मेजर करने का यूनिट वेबर होता है बच्चों। सो अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब मैं इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। देखिए फ्लक्स का ये फॉर्मूला है फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं किस किस तरह से इस फ्लक्स के अंदर चेंजेस ला सकता हूं। मुझे फ्लक्स को अगर चेंज करना हो, कांस्टेंट ना रखना हो, तो उसके लिए मेरे पास कितने मेथड्स होंगे और क्या क्या मैं कर सकता हूं इस फ्लक्स को चेंज करने के लिए। आपके पास ये फॉर्मूला है थीटा, तो एक आंसर हमें ईशा ने दे दिया है, एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यस हेमंत, यहाँ से ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 6। सो देखो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सो क्या कर सकते हैं, पहला कंसेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि हम बी वेक्टर को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है ए, एरिया। सो चेंजिंग एरिया ऑफ सरफेस, हम सरफेस के एरिया को चेंज कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है चेंजिंग एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, चेंजिंग एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। सो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के 3 मेथड्स हैं, और ये 3 के 3 मेथड्स मैंने आपके आगे स्क्रीन पर लिख दिए हैं। तो आप सोचोगे कि मैं ये फ्लक्स को चेंज करने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये फेराडेज के लॉज में अभी हम पढ़ने वाले हैं। फेराडेज का लॉ फ्लक्स के चेंज से रिलेटेड है, और मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है फ्लक्स को चेंज करने के 3 मेथड्स हैं, बी को चेंज करिए, ए को चेंज करिए, या थीटा को चेंज करिए। फ्लक्स एक स्केलर होता है और इसको मेजर करने का यूनिट वेबर होता है, और फ्लक्स का मीनिंग होता है कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस किसी एरिया में से पास हो रही हैं, यूनिट एरिया में से, नॉट किसी एरिया में से, यूनिट एरिया में से। सो ये हम यहाँ पर जितनी ये लाइंस देख रहे हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये नॉर्मली जानी चाहिए और यूनिट एरिया से पास होनी चाहिए।
यानी ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो इन लाइंस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं फेराडेज पर। तो हम समझते हैं कि फेराडेज ने ऐसा क्या रिसर्च किया, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, और फेराडेज ने उसका क्या कंक्लूजन निकाला उन एक्सपेरिमेंट्स का, और क्या लॉज हमने बताए। तो ईशा देखो बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला आप देख रहे हो बॉक्स में, बी ए कॉस थीटा है। सो अगर आपको फ्लक्स को चेंज करना है तो उसके 3 मेथड्स हैं। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज करिए, या फिर आप एरिया को चेंज करिए, या आप थीटा को चेंज करिए। तो आप बच्चे अभी पूछेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को भी कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट इस फॉर्मूला को देखकर 3 बातें समझ आती हैं, बी ए और थीटा। या तो हम बी को चेंज करें, या हम ए को चेंज करें, या हम थीटा एंगल को चेंज करें। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं फ्राइडेज के लॉज पर, और फिर हम आएंगे फ्राइडेज के एक्सपेरिमेंट्स पर। देखिए, फ्राइडेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट को समझकर उसने उन सब का एक कंक्लूजन बना दिया, जिसे कि फ्राइडे का पहला लॉ कहा गया। सो क्या है ये पहला लॉ फ्राइडे का? ये कहता है वेन एवर वी चेंज, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो बच्चों ध्यान से वर्डिंग्स को देखिए समझिए, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है, पासिंग थ्रू, पासिंग वर्ड हटा देते हैं, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक्ड वर्ड लिख देते हैं, लिंक्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ए कॉइल चेंजेस, करंट, इंड्यूस्ड करंट, करंट की जगह वर्ड करते हैं इंड्यूस्ड करंट, स्टार्ट्स सर्कुलेटिंग इन द कोयल। सो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। क्या कह रहा है वो? कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी कॉइल में से पास हो रहा हूं पहले से, अगर आप उसको चेंज करोगे, जब वो आप उसको चेंज करोगे तो उस कॉइल में एक इंड्यूस करंट अपने आप ही आ जाएगा। देखो बच्चों, अभी तक आपने जब भी आप करंट की बात करते हो तो आप बच्चों के माइंड में आता है सर्किट में करंट कहाँ से आता है? हम बैटरी यूज करते हैं, हम सेल लगा देते हैं, हम कोई बैटरी सेल जनरेटर ये सब यूज करते हैं तो सर्किट में करंट होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बिना इन सबको यूज करे भी सर्किट में करंट होता है। देखिए कैसे। मान लीजिए हम एक सिलेंड्रिकल, ये बेस ले लेते हैं बच्चों, ये आप एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देख सकते हो। ऐसे एक आप सिलेंड्रिकल बेस ले लीजिए, कोई भी सिलेंड्रिकल बेस होना चाहिए आपके पास। आप उस सिलेंड्रिकल बेस पर कॉपर वायर एल्यूमिनियम वायर को ऐसे हेलिकल फॉर्म में वाउंड कर दीजिए। तो अभी पिछले चैप्टर में आप बच्चों ने पढ़ा है कि इस स्ट्रक्चर को सोलिनॉइड कहते हैं, तो यहाँ बच्चों मैंने बना दिया सोलेनॉइड। ठीक है, फिर आप उस सोलेनॉइड के एंड्स को एक गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर दीजिए। तो आप बच्चों ने पढ़ा है गैल्वेनोमीटर क्यों यूज होता है? टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। सो चलिए, नाउ वी हैव ए सोलिनॉइड एंड वी हैव ज्वाइंड ए गैल्वेनोमीटर विद इट। सो अभी देखिए, कोई बैटरी नहीं लगाई है ना मैंने, कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो फिर इस सोलिनॉइड में कोई करंट नहीं होगा और इसका गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ कोई करंट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों मैं एक बार मैग्नेट यहाँ पर ले लेता हूँ, ये देखो, ये बार मैग्नेट लिया। अब बार मैग्नेट के बच्चों 2 एंड्स आपको पता है होते हैं, नॉर्थ एंड और साउथ एंड। ठीक है, अब जब हम नॉर्थ एंड को, बार मैग्नेट के नॉर्थ एंड को इस कोयल की तरफ पुश करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ऐसे हाथ में पकड़ा है मैंने बार मैग्नेट और कोयल की तरफ लेके चल दिया, मैं उसकी तरफ पुश कर दिया, उसकी तरफ आगे लेता हुआ जा रहा हूं उस बार मैग्नेट को। सो मैं देखूंगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इस नॉर्थ वाले एंड को इस कोयल की तरफ पुश करूंगा तो क्या देखूंगा? आई विल ऑब्जर्व गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन।
तो हमने तो पढ़ा है गैल्वेनोमीटर तो तभी डिफ्लेक्शन शो करेगा अगर यहाँ पे सर्किट में करंट होगा। इट मींस इस सर्किट में एक करंट अपने आप ही सर्कुलेट करने लग गया। हमने तो कोई बैटरी कोई सेल कुछ नहीं लगाया था, पता नहीं कहाँ से वो करंट आ गया, अपने आप सर्कुलेट होने लग गया। उस करंट को कहा हमने इंड्यूस करंट। तो अब बच्चों आप फर्स्ट लॉ को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, व्हेन एवर जब भी magnetic flux linked through a coil will change, induced current starts circulating in the coil. So भी यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है, चलिए उसको समझते हैं। सो देखिए जो मैग्नेट का नॉर्थ एंड है, उस नॉर्थ एंड में से मैग्नेटिक लाइंस रिलीज हो रही है बच्चों। ऐसे देखो ये पूरे स्पेस में ये मैग्नेटिक लाइंस फैली हुई हैं जो मैग्नेट के नॉर्थ एंड से बाहर आ रही हैं, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने देखा। अब देखो ये कॉइल ले लेते हैं, ये कॉइल है, ऐसे देखो ये जिसको मैंने सर हाईलाइट किया ये कॉइल है। अब देख के बताओ क्या ये सारी मैग्नेटिक लाइंस कॉइल में से पास हो रही हैं अभी? तो आप बच्चे देखोगे कुछ लाइंस जा रही हैं, कुछ तो नहीं जा रही हैं। तो लेकिन अगर मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ पुश कर दूंगा बच्चों, उठा के उसकी तरफ ले जाऊंगा और इसको मूव करूंगा, तो ज्यादा लाइंस कोयल में से लिंक करने लगेंगी, यानी उसमें से पास होने लगेंगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये सारी मैग्नेटिक लाइंस हैं। तो इसमें से 1 2 3 वाली लाइंस तो सोलेनोइड में से जा भी नहीं रही, 4 5 6 वाली लाइन शायद उसकी तरफ जा रही है। तो जब हम मैग्नेट को पुश करेंगे कॉइल की तरफ, तो बच्चों ये जो लाइंस अभी पास नहीं हो रही वो भी उस कॉइल में से लिंक करने लगेंगी, पास होने लगेंगी, उसको क्रॉस करने लगेंगे। लिंक से मेरा मतलब क्रॉस करने लगेंगी। तो इट मींस कोयल में से पास होने वाली लाइंस के अमाउंट में चेंज आएगा, और इन लाइंस को बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा। तो फेराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पता करा, ये उसको रिजल्ट मिला कि जब किसी भी कोयल में से पास होने वाली लाइंस में चेंज होता है तो उस कोयल में करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर उसकी लाइंस में चेंज हो रहा है तो पक्का उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, चाहे तो वो लाइंस में इंक्रीज आए, चाहे वो लाइंस में डिक्रीज आए। जब भी ये लाइंस में चेंज आएगा तो करंट इंड्यूस होना ही होना है। इसको हम फ्राइडेज का फर्स्ट लॉ कहते हैं, जो कि फ्राइडेज ने बड़े एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता करा। चलिए अब हम थोड़ा सा और फ्राइडेज के लॉज को एक्सप्लोर करते हैं उसके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। चलिए देखो बच्चों, उस यहाँ पर हम एक सोलिनॉइड ले लेते हैं, एक कॉइल ले लेते हैं। देखिए ये एक एक आपको सिलेंड्रिकल बेस लेना है, और सोलेनॉइड बनाने के लिए आपको उसके ऊपर कॉपर वायर को हेलिकल फॉर्म में बाउंड करना है। इसको हम कॉइल भी कह देते हैं, नॉर्मली सोलेनॉइड भी कह देते हैं। इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच करा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला एक्सपेरिमेंट जो फेराडे ने करा। ठीक है, तो फेराडे ने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लिया, इसको उसने कॉइल नंबर 1 बोल दिया बच्चों। फिर उसने क्या करा कि एक बार मैग्नेट लिया। अब जैसे अभी मैंने पहले बताया वैसा ही मैं दोबारा बता रहा हूं। तो ये देखो उसने एक बार मैग्नेट लिया नॉर्थ और साउथ, और बच्चों उसने बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ पुश करा। ठीक है, बार मैग्नेट पुश टुवर्ड द कॉइल। सो फ्राइडे ने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? सो उसने ऑब्जर्व किया गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। बच्चों ये डिफ्लेक्शन तब तक आएगी जब तक आपका मैग्नेट कॉइल की साइड मूव हो रहा है। सो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ठीक है, देयर इज व्हेन देयर इज, तो यहां पर उसने एक वर्ड लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एक अलग कलर से आपको लिख देता हूं। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। सो उसने बोला गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कोयल एंड मैग्नेट, बिटवीन कोयल एंड मैग्नेट। बच्चों इस लॉ पर पहुंचने से पहले ये
ये जो हमने फेराडे का पहला लॉ लिखा है, इस लॉ तक आने से पहले फेराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने कहा कि जब भी वो मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करता है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर की नीडल डिफ्लेक्ट होने लगती है और गैल्वेनोमीटर की नीडल इंडिकेट करती है देयर इज इंड्यूस्ड करंट। तो देयर इज इंड्यूस्ड करंट, ये इंडिकेट करती है कि यहाँ एक करंट प्रोड्यूस हो गया है, इंड्यूस करंट आ गया है, तभी ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। सो हम बच्चे रिलेटिव मोशन से क्या समझते हैं? रिलेटिव मोशन का मतलब है एक बॉडी का मोशन किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में। देखिए जैसे कोयल मैग्नेट से दूर जा रही है तो हम बोलेंगे कि कोयल का मोशन मैग्नेट के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसको रिलेटिव मोशन कहेंगे। मैग्नेट कोयल की तरफ जा रहा है सो हम बोलेंगे मैग्नेट का कोयल से रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट और कोयल में डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो ये मान लीजिए जब दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है तो उस समय उन दोनों बॉडीज में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं उन दोनों में तब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है। तो अभी यहाँ पर हमने जैसे मैग्नेट को मूव किया कॉइल की तरफ तो ये रिलेटिव मोशन हो गया और फेराडे ने ऑब्जर्व किया कि जब वो ऐसा रिलेटिव मोशन करता है तो वो जो कॉइल है उसमें एक इंड्यूस करंट आ जाता है। तो अब उसने अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज करके करने की कोशिश करी। अब अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सो अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में गैल्वेनो दोबारा से वैसा ही स्ट्रक्चर फेराडेज ने कंसीडर किया। देखिए ऐसा एक फिर से सोलेनॉइड बनाया। अब थोड़ा सा उसने चेंज ऑब्जर्व किया। देखिए उसने क्या किया कि अब इस कॉइल में, ये कॉइल है हमारा कॉइल नंबर 1 और यहाँ हमारे पास बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट हो गया नॉर्थ एंड साउथ। सो अभी पहले एक्सपेरिमेंट में नॉर्थ एंड कोयल की तरफ पुश किया गया था। अब उसने उल्टा करा, उसने मैग्नेट को कोयल से अवे ले जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसको अवे कर रहा है, वो इस दूसरी साइड मूव कर रहा है, पुश कर रहा है विथ सम नॉन जीरो वेलोसिटी, मैग्नेट अवे जा रहा है। सो क्या इस केस में भी कुछ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा? तो यस, ही ऑब्जर्व अगेन, what was the observation? He observed that galvanometer shows deflection in opposite direction. Opposite डायरेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए जैसे मान लीजिए कि सपोज पहले केस में जब हम नॉर्थ एंड को कॉइल की तरफ लाए तो सपोज ये गैल्वेनोमीटर का नीडल लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ। तो जब इस नॉर्थ एंड को हम दूर लेके गए गैल्वेनोमीटर का मोशन नीडल राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ। अगेन देखो क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है तो यहाँ भी रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों के बीच में। बट जो मैंने आपको ऊपर लॉ में कॉन्सेप्ट समझाया है वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जब ये नॉर्थ एंड मैग्नेट का कॉइल से दूर जा रहा है तो इस नॉर्थ एंड की वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस लिंक्ड थी कॉइल के साथ, देखिए ऐसे इस नॉर्थ एंड से ये जो मैग्नेटिक लाइंस कोयल के साथ लिंक्ड थी, अब मैग्नेट के दूर जाने से आप बच्चे समझ सकते हो कि वो लाइंस डिक्रीज होने लगेंगी, कम लाइंस कोयल को पास करने लगेंगी। लेकिन जब मैग्नेट कोयल की तरफ जाता है तो वही लाइंस ज्यादा पास करने लगेंगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर यहाँ फ्लक्स कोयल में से डिक्रीज हो रहा है और पहले केस में फ्लक्स कोयल में इंक्रीज हो रहा था। सो दोनों ही बातों में फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है और जब भी हम इस फ्लक्स के चेंज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखेंगे कि एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगेगा। अभी देखिए तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में फिर से ऐसा ही एक सोलेनॉइड लिया गया। गैल्वेनोमीटर से अटैच किया गया, वैसे ही एक बार मैग्नेट भी लिया गया।
लेकिन अब फेराडे ने थोड़ी सी चालाकी करी यहाँ पर। पहले उसने मैग्नेट को मूव किया था, एक बार टुवार्ड्स एक बार अवे। लेकिन अब उसने क्या किया भैया कि जो मैग्नेट है, मान लीजिए उसे कोयल की तरफ 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पुश किया गया, और कोयल को भी उसने मूवेबल बना दिया, कोयल को भी वो उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करने लगा। और ऐसा करने से उसने दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को खत्म कर दिया। नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कोयल एंड मैग्नेट। तो उसने कोयल और मैग्नेट के बीच के रिलेटिव मोशन को खत्म कर दिया। और उसने देखा कि जब वो ऐसा करता है, ये रिलेटिव मोशन को खत्म करता है, सो ही फाउंड नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट। बट आप बच्चे मुझे बता सकते हो अभी भी कि ऐसा क्यों, व्हाई देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट? सो आंसर इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द लॉ फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ रेडे? क्या कहता है फर्स्ट लॉ? जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, कॉइल से लिंक फ्लक्स को चेंज करेंगे, तभी उस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। सो बच्चों यहाँ पर जो फ्लक्स है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो फ्लक्स की बात है, जब ये नॉर्थ एंड भी कोयल की तरफ जाए और कोयल भी उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रहा हो, तो क्या कोयल से लिंक्ड कोई भी फ्लक्स चेंज होगा? क्या ऐसा होगा कि यहाँ पे कोयल का फ्लक्स चेंज हो रहा हो? तो आंसर है नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस कोयल में से लिंक कर रही हैं, उनका अमाउंट कांस्टेंट ही बना रहेगा। कारण क्या है? पहले केस में मैग्नेट कोयल की तरफ जाता था, दूसरे केस में मैग्नेट कोयल से दूर जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर जब मैग्नेट और कोयल दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जाने लगेंगे, सो यहाँ कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। कारण क्या होगा? नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन द फ्लक्स, फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या हुआ? डिक्रीज इन द फ्लक्स, डिक्रीज इन फ्लक्स, फ्लक्स में डिक्रीज हो रहा है, तब भी इंड्यूस करंट आ गया। ओके, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इंक्रीज इन द फ्लक्स, इंक्रीज इन द फ्लक्स, कॉइल में से पास होने वाली लाइंस में इंक्रीज हुआ, फ्लक्स में इंक्रीज हुआ, तब भी इंड्यूस करंट आ गया। लेकिन यहां पर क्या हो गया एक्सपेरिमेंट 3 में? नो चेंज इन द फ्लक्स, नो रिलेटिव मोशन। सो एक क्वेश्चन यहां पर बन गया। क्वेश्चन था, व्हाट कैन वी डू टू गेट द induced current? What can we do to get the induced current? कि हम induced current कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हमें induced current मिल जाए? तो आंसर बहुत सिंपल है। आंसर कहता है यू डू द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट। आप एक बार मैग्नेट ले लीजिए, एक कॉइल ले लीजिए, उनमें रिलेटिव मोशन करिए। बट अगर बच्चों इस क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन और देता हूं जो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता है। अगर मैं बच्चों आपसे पूछता हूं व्हाट इज द कोज ऑफ इंड्यूस्ड करंट, व्हाट इज द कोज ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस करंट का कारण क्या है, रीजन क्या है, ये इंड्यूस करंट क्यों आता है? तो इसका आंसर पहले एक स्टेप में, पहली लाइन में हमें ये समझ आता है, चेंज इन द फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कोयल, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कोयल। कि आप एक कोयल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करिए, आप देखेंगे जैसे ये फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो एक तीसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, वो है, इज रिलेटिव मोशन ऑलवेज रिक्वायर्ड, is relative motion always required to get induced current?
इज रिलेटिव मोशन ऑलवेज रिक्वायर्ड टू गेट इंड्यूस करंट? तो आंसर है नहीं। रिलेटिव मोशन क्या हमेशा जरूरी है अगर हमें इंड्यूस करंट चाहिए? तो आंसर है नहीं नहीं नहीं, नो। रिलेटिव मोशन इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। व्हाट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड? इट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, it is the change of magnetic flux which is always required. It is the change of magnetic flux which is required, which is necessary. Okay, by whatever method that change occurs, by whatever method change occurs, that change occurs. सो बच्चों ये तीन क्वेश्चंस हमें ये बताते हैं, देखो फिर पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन वी डू, हम सिंपली क्या कर सकते हैं? इंड्यूस करंट लाना है हमें, तो हम सिंपली रिलेटिव मोशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे रिलेटिव मोशन? बहुत सिंपल है। क्या करिए, कॉइल लीजिए, ये कॉइल ले लिया आपने, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए, और आप एक बार मैग्नेट ले लीजिए, बार मैग्नेट को इसकी तरफ पुश कर दीजिए, इससे दूर ले जाइए। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है भैया कारण क्या है, इंड्यूस करंट क्यों आता है? तो हमने आंसर लिखा है जो कॉइल है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण इंड्यूस करंट आता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है क्या रिलेटिव मोशन हमेशा चाहिए? क्या हमेशा इसकी जरूरत है इंड्यूस करंट के लिए? तो आंसर है नहीं। सो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की हमेशा जरूरत है। सो फ्राइडे ने इस जो तीसरे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्राइडे का फोर्थ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। और उस एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को करने से फ्राइडे ने क्लेम करा, एक बात कही उसने, कहा रिलेटिव मोशन इज नॉट, रिलेटिव मोशन इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा नहीं चाहिए रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, उसने अब रिलेटिव मोशन के बिना ही इंड्यूस करंट ऑब्टेन करने का एक तरीका हमें शो किया। देखिए क्या किया गया, एक सिलेंड्रिकल बेस लिया गया बड़ा, ठीक है, थोड़ा पहले से बड़े साइज का ये सिलेंड्रिकल बेस लिया गया, और इस पर दो कॉपर की कोयल्स को वाउंड किया गया। पहले आप सब बच्चे एक कोयल के एक्सपेरिमेंट को समझ रहे थे, अब देखिए यहाँ पे दो कॉपर की कोयल हम वाउंड कर देते हैं। ये हो गई पहली कोयल, ले लेते हैं, चलिए 3 टन्स की पहली कोयल ले ली हमने। पहली कोयल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर आप जानते हो करंट को डिटेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये है कोयल नंबर 1। अब ली गई कोयल नंबर 2। चलिए कोयल नंबर 2 को हम इस ग्रीन कलर से शो कर देते हैं, और देखिए बच्चों दोनों कोयल में कुछ दूरी रखी गई है, कुछ डिस्टेंस रखा गया है, कांटेक्ट में नहीं है एक दूसरे के, दूर हैं एक दूसरे से। सो यहाँ पर दूसरी जो कोयल है उसको एक बैटरी से जोड़ा गया, एक की के थ्रू, डायरेक्टली नहीं, एक की के थ्रू। ठीक है, तो बच्चों ये की है और ये एक सेल है, मान लीजिए वी वोल्ट का बैटरी है, ये कोयल नंबर 2 है। सो अब क्या किया फ्राइडे ने, फ्राइडे ने एक बड़ा ही एक एक्सपेरिमेंट उसने शो किया। उसने क्या दिखाया, उसने कहा कि देखो जैसे तुम इस की को भी, देखो ये की ओपन है एक्सपेरिमेंट में, इस की को जैसे ही तुम क्लोज करोगे ना, इसको जस्ट आपने बटन को बंद करा, की को क्लोज किया, तो बच्चों ये जो कोयल नंबर 1 है रेड कलर में, जो कोयल 2 से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, अचानक कोयल नंबर 1 का गैल्वेनोमीटर एक मोमेंटरली डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, मोमेंटरली डिफ्लेक्शन, मोमेंटरली डिफ्लेक्शन। तो ये कोयल नंबर 1 का गैल्वेनोमीटर एकदम हिलता है, इसकी सुई हिलती है नीडल, और फिर नॉर्मल हो जाती है। अब ये बात तो हमें समझ है कि भैया कोयल का ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्यों इसकी नीडल हिली, क्योंकि इंड्यूस करंट आया। तो की को जस्ट बंद करने पर
एक बार कोयल नंबर 1 में करंट इंड्यूस हुआ, फिर इंड्यूस होना बंद हो गया। ओके, फिर उसने दोबारा इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक और चीज शो करी। उसने कहा कि अब अगर मैं इस की को ओपन भी करूंगा तो क्या होगा, ओपन करने पर भी ऐसा ही एक सेम प्रोसेस दोबारा हुआ। ठीक है, तो फिर से गैल्वेनोमीटर शोज द मोमेंटरली डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले से अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर की नीडल फिर से एक मोमेंट के लिए डिफ्लेक्ट हुई। तो अभी तक तो वो जो 3 एक्सपेरिमेंट कर रहा था बच्चों, देखो उसमें वो नीडल मैग्नेट को कोयल की तरफ मूव कर रहा है, उससे दूर ले जा रहा है, और कोयल को भी मैग्नेट की तरफ मूव करके देखता है, यानी कि वो पूरी तरह से रिलेटिव मोशन कर रहा है दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में कोई रिलेटिव मोशन उसने नहीं किया। उसने तो सिर्फ की को क्लोज किया, की को ओपन किया, और तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। यानी कोयल 1 में एक मोमेंट के लिए ही सही, बट इंड्यूस करंट तो जनरेट हुआ। बट अब क्वेश्चन आता है कि भैया ऐसा क्यों, अब क्या हो गया, कोयल नंबर 1 में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है 1 2 में, अब क्यों यहाँ पर करंट इंड्यूस हुआ? तो उसका आंसर हम सिस्टमेटिक वे में समझने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हम इस आंसर को समझेंगे हमें फेराडे के पहले लॉ के बारे में फिर से समझ आ जाएगा कि उसने ये पहला लॉ क्यों बोला है। सो देखिए, एक ग्राफ मैं यहाँ पर बच्चों शो कर रहा हूं, वो ग्राफ है करंट और टाइम के बीच में। देखिए करंट और टाइम का मैं आपको एक ग्राफ समझा रहा हूं। देखो जब हम किसी भी सर्किट में किसी बटन को ऑन करते हैं बंद करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई नॉर्मल फैन है, हमने फैन अभी फैन रुका हुआ है, हमने उसके बटन को ऑन किया, उसमें करंट जाना स्टार्ट हुआ, फैन मूव करना स्टार्ट हो गया। आप अगर ध्यान से बच्चों देखो तो फैन कभी भी एकदम जस्ट बटन ऑन करते ही अपनी पूरी रफ्तार से फुल स्पीड से रोटेट होने नहीं लगता। इट टेक्स सम टाइम, चाहे वो टाइम मिली सेकेंड्स में ही क्यों ना हो, बहुत कम ही क्यों ना हो, इट टेक्स सम टाइम फॉर द फैन टू अचीव इट्स मैक्सिमम स्पीड। माई क्वेश्चन इज वाई? द रीजन इज, जब हमने बटन को ऑन किया, इट टेक सम टाइम फॉर करंट टू गो फ्रॉम जीरो लेवल टू इट्स मैक्स लेवल। सो दिस इज कॉल्ड ए ट्रांजिशन पीरियड। इट इज लाइक दिस काइंड ऑफ ग्राफ। जैसे आप किसी सर्किट की को क्लोज करते हैं, ऐसा प्रोसेस हो रहा होता है बेटा। इस प्रोसेस में आप समझ सकते हैं कि करंट मान लो 5 एम्पियर तक जाना है, तो 0 से 5 एम्पियर तक करंट को जाने में कुछ समय लगता है बच्चों। ये समय यूजली बहुत स्मॉल होता है, मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में होता है। मान लीजिए 1 मिली सेकेंड का समय लगा। ये जो इंटरवल है बच्चों 1 मिली सेकेंड का, और एक ये इंटरवल उसके बाद का बच्चों, देखिए बाद वाले में मैं इसको सपोज लेबल कर देता हूं ए से बी और ओ से ए वाला कौन सा। देखो बच्चों ओ से ए में जो करंट है वो राइज कर रहा है, ओ ए रीजन में करंट राइज कर रहा है। और अगर ये करंट यहाँ पे राइज कर रहा है तो बच्चों करंट वेरी कर रहा है, तो वेरी करने मतलब करंट में चेंज हो रहे हैं। और हमने यहाँ पर बच्चों ये सोलिनोइड लिया है, कोयल नंबर 2 तो सोलिनोइड जैसी दिख रही है। तो हमने पिछले चैप्टर में सोलिनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, उस सोलिनोइड से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है बच्चों, हमने उसका फॉर्मूला किया था, वो था म्यू नॉट एन आई। याद होगा आपको कि सोलिनोइड के अंदर जब करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला करंट पे डिपेंडेंट है, म्यू नॉट एन आई, आई करंट है यहाँ। सो यानी सोलेनोइड में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा इस करंट पे डिपेंड है, और करंट मेरा इंक्रीज हो रहा है। बच्चों अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज, तो इसका मतलब बी भी इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज का मतलब फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप बच्चों ने पढ़ा है बी ए कॉस थीटा। सो यहाँ पे फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कोयल नंबर 1 में से एकदम जब हम की को क्लोज करते हैं कोयल नंबर 2 की, तो कोयल नंबर 1 में से पास होने वाला फ्लक्स
1 मिली सेकेंड के लिए ही सही, बट इंक्रीज होता है बहुत थोड़े समय के लिए। और जैसे वो फ्लक्स इंक्रीज हुआ यानी चेंज हो रहा था, तो कोयल नंबर 1 में करंट इंड्यूस हो गया। अब जब करंट पूरा अपना मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया, देखिए ए से बी पर पहुंच गया करंट पूरा, तो करंट कांस्टेंट हो गया। अगर आई की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो बच्चों बी की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई। और अगर बी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई। और अगर कोयल नंबर 1 में से पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो उसमें कोई भी अब करंट इंड्यूस नहीं होगा। सो ये एक्सपेरिमेंट था जिससे फ्राइडे ने ये समझा कि रिलेटिव मोशन की जरूरत नहीं है, जरूरत है फ्लक्स को चेंज करने की। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद फ्राइडे ने अपना पहला लॉ दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। और उसने कहा कि जब भी आप इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद और भी कुछ लॉज आए जिन्हें हम लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। सो अभी देखो जब हम की को ओपन कर रहे हैं तो क्यों करंट इंड्यूस हो रहा है। तो देखो बच्चों की को ओपन करने से करंट कम होने लग जाता है, सर्किट में डिक्रीज होने लगता है और अपनी मैक्स वैल्यू से जीरो वैल्यू पे आ जाता है। अब उसी तरह से डिक्रीज होने में भी उसे कुछ समय लगता है, मान लीजिए 1 मिली सेकेंड। अब अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, तो बी की वैल्यू भी आप समझोगे कि डिक्रीज होने लग जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। और जब भी ये फ्लक्स चेंज होगा तभी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। सो इस एक्सपेरिमेंट के बाद फ्राइडे ने ये क्लेम कर दिया, ये लॉ बना दिया कि जब भी आप किसी कॉइल में से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो उस चेंज के कारण एक करंट इंड्यूस हो जाता है। इसी के साथ साथ फ्राइडे ने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए जिसके बेसिस पर उसने फ्राइडेस ने एक और दूसरा लॉ भी दिया। तो टोटल 2 लॉज हैं, फ्राइडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राइडेस सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ तो बहुत इजी है, समझना बहुत आसान है। देखिए सेकंड लॉ के एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। ये जो पहले 3 एक्सपेरिमेंट है बच्चों, उसने देखा कि वो जितनी फास्ट मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करता है, जितनी तेजी से मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करता है उतनी ज्यादा यहां गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट होती है, उतनी ज्यादा टर्न होती है। यानी गैल्वेनोमीटर में उतना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस होता है जितना फास्ट आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करने से क्या होता है, तो हम जानते हैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करने से उस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होता है, जानते हैं हम ये बात। तो अगर मैग्नेट को हमने फास्टली तेजी से कॉइल की तरफ मूव किया तो क्या होगा, तो उस कॉइल में ज्यादा तेजी से फ्लक्स चेंज होगा। जितना धीरे धीरे मैग्नेट मूव करेगा फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा, मैग्नेट मूव नहीं करेगा फ्लक्स चेंज नहीं होगा, मैग्नेट फास्ट मूव करेगा फ्लक्स ज्यादा तेजी से चेंज होगा। तो यही उसने अपना दूसरा लॉ लिखा और उसने कहा कि इस कॉइल में इंड्यूस होने वाला करंट या ईएमएफ। तो बच्चों करंट क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का सिंबल ई होता है, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है आपने। सो उसने कहा कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली डिपेंडेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। सो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बटा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या मतलब कि चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम।
कितना फ्लक्स कितने समय में चेंज हो रहा है, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहते हैं और इसको डी फाई बाई डी टी से शो करते हैं। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका फॉर्मूला है ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। देखो बच्चों, अब यहाँ प्रोपोर्शनल से अगर हम इक्वल में चेंज करेंगे सो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। इस कांस्टेंट को यहाँ एन सिंबल से शो करते हैं और ये एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल। ठीक है, प्लस यहाँ पर बच्चों एक माइनस के साइन को भी लगाया जाता है सेकेंड लॉ में। ये माइनस का साइन क्यों आया है ये मैं आपको अगले लॉ में समझाऊंगा। इसका रीजन हम यहाँ पे लिख देते हैं, नेगेटिव साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। नेगेटिव साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो बच्चों हम आगे एक नया तीसरा लॉ पढ़ेंगे जिसको लेंज लॉ कहते हैं और उसके कारण हमने यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगाया है। तो उसका सारा समझ हम अगले टॉपिक से लेंगे। सो अभी E इज एन डी फाई बाई डी टी को समझने के लिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जिससे हमें समझ आए कि भैया एक फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, इस लॉ में क्या कह रहा है वो। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू टू ऑब्टेन लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कॉइल, in galvanometer coil? What can you do to obtain large deflection इन गैल्वेनोमीटर कोयल? कि आप ऐसा क्या काम करेंगे गैल्वेनोमीटर की नीडल बहुत लार्ज डिफ्लेक्ट होने लग जाए? तो इस क्वेश्चन का आंसर ही फ्राइडेज का दूसरा लॉ है। बच्चों देखो, फ्राइडे ने अपने दूसरे लॉ में ये फॉर्मूला हमें बता दिया है, E is n d phi by dt। तो इट मींस अगर हमें लार्ज डिफ्लेक्शन चाहिए तो हमें E की वैल्यू तो बहुत लार्ज चाहिए और E की वैल्यू को लार्ज करना है तो एक तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को पहले से ज्यादा कर दो। देखो जैसे ये जो सोलेनोइड है कोइल नंबर 1, इसमें 3 टर्न है, ऐसे टर्न्स जितने इंक्रीज करते जाओगे डिफ्लेक्शन उतना बढ़ता जाएगा। और दूसरा हम कह सकते हैं फास्ट मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कोयल, फास्ट मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स कोयल। तो हम उसको अगर फास्टली मूव करेंगे तो फ्लक्स का चेंज ज्यादा होने लगेगा कम समय में। सो फास्ट मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कोयल। इन दो मेथड से हम इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और हम लार्ज डिफ्लेक्शन ला सकते हैं।